तो साइंस में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में पढ़ना है। उसमें पहला है फूड, सीरीज बढ़ती जा रही है आगे, ऐसे करते जा रहे। किसका फूड उठाओ। हेलो, फूड हम लोगों को क्यों जरूरी है? पहली बात तो यहाँ तक का तो मेरा एडमिशन वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, तेरे बॉडी के लिए फूड की जरूरत होती है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स सुना होगा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, फाइबर्स। तो इन सबों की जरूरत, इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके हर एक कंपोनेंट के की क्या जरूरत होती है वो पहले देखेंगे हम लोग। पहला तो एनर्जी नीड। एनर्जी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी हम लोगों को सारे काम करने के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे एक्टिव लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और उस एनर्जी की जो नीड रेट से पूरा करते हैं, और जो ज्यादा जरूरत होती है वो फैट से पूरा करते हैं। हमारे दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारे बॉडी के रिपेयर मेंटेनेंस, इन सबों के लिए जरूरत होती है। और प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो मिल्क, बनाना, ब्रिंजल, एग, ये सारे सोर्स होते हैं। हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन की कुछ विटामिन हैं जो कि हमें डेली रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी का जो मेन सोर्स होता है वो सिट्रिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, आंवला, ये सारे होते हैं। विटामिन सी की जरूरत हमें डेली पड़ती है, क्योंकि ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, मतलब कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है और एक्सक्रीट होते रहता है यूरिन के थ्रू, इसलिए हमें विटामिन सी की जरूरत डेली पड़ती है। और फाइबर्स की भी जरूरत पड़ती है। फाइबर्स हमारे बॉडी के लिए कहाँ से मिलता है? फाइबर्स हमें फ्रूट वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स, इन सबों से मिलता है। बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। अगर डाइट हमारा बैलेंस नहीं है तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब कैसे हम लोग ये जो डाइट हमें जरूरत है, हम लोग या जो प्लांट्स हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपने सुना होगा कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि सनलाइट से, वाटर से या मिनरल से, इन सबों से, और ऑटो मतलब खुद से फूड बनाते हैं ये प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें कि प्लांट्स सनलाइट को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ट्रैप करते हैं, फिर उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सेप्रोट्रॉपिक एक होता है। सेप्रोट्रॉपिक जो होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, लाइक फंगस, सुना होगा फंगस के बारे में, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे, जैसे ब्रेड हो गया या
सड़ी गली चीजें होती हैं उस पर ग्रो करता है। ये हो गया सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि फंजाई करते हैं। साइड जो होते हैं वो होस्ट के एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट से अटैच होके उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसे कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट्स होते हैं, एक प्लांट पैरासाइट होता है, एक एनिमल पैरासाइट होता है। प्लांट पैरासाइट करके कुछ एग्जांपल है, जैसे कसकटा, उसको अमर बेल भी कहते हैं। एनिमल पैरासाइट होता है टिक्स, लीच, ये सारे एनिमल पैरासाइट होते हैं। ये अपने होस्ट पे सरवाइव करते हैं, उन्हें मारते नहीं है लेकिन उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस होता है, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स भी होते हैं, जो कि पिचर प्लांट सुना होगा आपने, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे होते हैं इंसेक्टिवोरस। ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये कुछ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट करता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी एग्जांपल मैंने बताए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, इनको ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगला है अमीबा और दूसरे एनिमल्स में न्यूट्रिशन। अमीबा का नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो ये भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, सीडोपोडिया के थ्रू इंजेस्ट करते हैं फूड को अपने बॉडी में। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं। इसी सेल में वो फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन करते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है उसका इजेशन करते हैं। ये अमीबा है, अमीबा का न्यूट्रिशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे माउथ या बकल कैविटी जिसको कहते हैं, इसमें टीथ होता है, टंग होता है। ये इनका काम है इंजेशन करना, कटिंग, बाइटिंग, पियर्सिंग, टीयरिंग ऑफ फूड करते हैं, जिससे कि क्रशिंग ऑफ फूड भी करते हैं। टीथ में क्रशिंग ऑफ फूड होता है, और क्रशिंग ऑफ फूड से क्या होता है, फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि इजी डाइजेशन होती है। तो ये फंक्शन है माउथ का। दूसरा होता है ओएसोफेगस, दूसरा पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ओएसोफेगस, उसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये फूड पाइप जो या ओएसोफेगस जो होता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब वो सिकुड़ते फैलते हैं, इस टाइप के होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे कि फूड जो है माउथ से स्टमक में चला जाता है। स्टमक अगला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक। स्टमक का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन है डाइजेशन। मेन डाइजेशन का फंक्शन जो होता है डाइजेस्टिव जूस से ही होता है। तो तीन कंपोनेंट जो स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, वो होता है। तो HCl क्या करता है, पहले तो फूड को एसिडिक बना देता है, जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है और अपना फंक्शन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और म्यूकस हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टमक को एसिड के से बचाता है। अगर ये म्यूकस का लेयर हट जाए स्टमक के इनर लाइनिंग से, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तीन फंक्शन हो गया स्टमक का, एक तो HCl सेक्रीट करना, एक म्यूकस सेक्रीट करना, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिन कहा जाता है वो सेक्रीट करना।
अगला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, बहुत सारे पार्ट्स हैं, पेनक्रियास, सेलेब्री ग्लैंड। हायर यील्ड, हाउ टू गेट हायर यील्ड्स। हायर यील्ड मतलब हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हायर यील्ड कैसे मिलेगा और हायर यील्ड की जरूरत क्यों है। पहली बात तो कि इंडिया जो है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो हम लोगों को वही प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जो कि ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उसका हायर यील्ड के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को मिला के हम लोग एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगला है। न्यूट्रिएंट कैसे मैनेज करें जिससे कि वेस्टेज नहीं हो। एक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट सुना होगा आपने कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, फूड चेन में वो घूमते रहते हैं और जिससे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या वो फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, वो डिग्रेड हो जाता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल ग्रीन मैन्योर हम लोग यूज करते हैं। इरिगेशन से हम लोग यील्ड बढ़ा सकते हैं, इरिगेशन से। अगला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री एक किसानों का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसमें कैटल, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है। कैटल फार्मिंग में काऊ, बफेलो, इन सबों का फार्मिंग करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन, इन सबों की फार्मिंग करते हैं, फिश प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये सारे जो है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका होता है। मटेरियल्स, अगला टॉपिक है मैटर्स। मैटर का सुना होगा आपने नाम। मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। जो आसपास की चीजें होती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है, उसे मैटर कहा जाता है। मैटर के एसिड, बेस, सॉल्ट, सब्सटेंस, मैटर को एसिड, बेस और सॉल्ट में भी क्लासिफिकेशन की जाती है। एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जो सार होते हैं, जो सिट्रिक फ्रूट्स में होते हैं, खट्टे होते हैं वो। और उसको पता करने का एक और तरीका होता है, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर ब्लू लिटमस से रेड कर देता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। और बेसिक सब्सटेंस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है और लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पता करने का तरीका होता है। उस उसको पता करने के लिए जो लिटमस पेपर यूज करते हैं उसे कहा जाता है इंडिकेटर। वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर और होते हैं हमारे आसपास, जैसे टर्मेरिक होता है, चाइना रोज होता है, क्लोव होता है। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है। इससे पता करते हैं हम लोग कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। कुछ एसिड के नाम है तो आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कहते हैं उसका फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 कहते हैं उसे। और बेसेज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे कुछ कुछ एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है नाम से पता चलता है ये ज्यादा पावरफुल होता है, कम अमाउंट में यूज करेंगे तो ज्यादा रिएक्शन करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो वीक एसिड होते हैं वो कम लेस रिएक्टिव होते हैं। कुछ वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में होता है, टार्ट्रिक एसिड टेमरिंड जिसको इमली कहते हैं उसमें होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स में होता है। ये सारे एसिड्स हैं वो वीक एसिड होते हैं, जो हम लोग खाते हैं वो वीक एसिड होते हैं। और जो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो बर्न कॉज कर सकते हैं। उसी तरह बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे कुछ एसिड और बेसिस के नाम हैं। और आपने सुना होगा एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। सॉलिड स्टेट जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, रिजिड होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये सॉलिड्स हो गए। लिक्विड जो होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता। जो गैस होते हैं उनका ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन इन सबों का मास फिक्स्ड होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंसेस हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब हम लोग आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टेम्परेचर चेंज करा के, प्रेशर चेंज करा के। जैसे सॉलिड को हीट कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट कर दिया। गैस को कूल कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को कूल कर दिया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम लोग टेम्परेचर चेंज करा के सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और लिक्विड गैस में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो एक क्वेश्चन है इसमें, हाउ कैन सॉलिड्स बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को लिक्विड और गैस में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर गैस को लिक्विड में या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कूलिंग करके करवाते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है सबलाइम सब्सटेंसेस। सबलाइम सब्सटेंसेस लाइक कैम्फर, कपूर सुना होगा, पूजा में यूज होता है। नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे, या आयोडीन, ये सारे सबलाइम सब्सटेंसेस होते हैं। और मैटर में हमें मोल, वैलेंसी, इन सबों के बारे में भी पढ़ना है। मोल क्या होता है, सब्सटेंस की वैलेंसी क्या होती है। तो मोल
एक मैटर को मेजरमेंट करने का एक मेथड होता है। एक मोल में नंबर पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स नंबर पार्टिकल्स होते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है एक मोल। जैसे 1 डजन में 12 होते हैं, 100 में 100, 10 का 10 टाइम्स, उसे कहा जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ 10 इंटू 10 को कहा जाता है 100। उसी तरह ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 6.022 इंटू 10⁻23, इसके ग्रुप को कहा जाता है एक मोल। इतने नंबर होते हैं, ये बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इतनी बड़ी वैल्यू को एक मोल इसलिए लिया गया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कि हम लोग 100 या 1000 से उनको अगर कैलकुलेट करें तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए इतने बड़े वैल्यू को एक मोल कहा जाता है। एक मोल में नंबर तो इतनी हो गई 6.022 इंटू 10⁻23, उसे एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। और एक मोल में जो मास होता है उसे मोलर मास कहा जाता है। मोलर मास पढ़ा होगा आपने, 9th में 10th में इन सबों में पढ़ना है। मोलर मास कैलकुलेट करने का कि उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हमें याद रखना पड़ता है, हर एक एटम का मोलर मास। जैसे नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, अगर याद होगा तो ये यूज करके हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे CH4 है, CH4 को मीथेन कहते हैं, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कार्बन के मोलर मास को जो कि 12 होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हाइड्रोजन का मोलर मास जो कि 1 होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 + 4 को ऐड करते हैं, तो ये जो 16 आता है वो मोलर मास ऑफ CH4 मीथेन हो गया। 16 ग्राम पर मोल, ये हो गया मोलर मास मीथेन का। उसी तरह वैलेंसी होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,3, तो उसकी वैलेंसी जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे कैलकुलेट करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें है, बोरोन में वो है 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3 और उसकी वैलेंसी हो गई, वैलेंसी भी 3 होती है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ बोरोन अगर कहा जाए, जिसको वैलेंसी कहते हैं, पूछा जाए कितने हैं भाई, तो 3, तो ये हो गई वैलेंसी। तो ये हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा, वैलेंसी के बारे में पढ़ा। कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, तो उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे पहला एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते हैं, Mg+O2 बन गया MgO, फिर इसको बैलेंस किया जाता है। उसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, S+O2 फॉर्म्स SO2। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन। नाम से भी पता चलता है डिकम्पोज होना, टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के
रिवर्स कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। इसका एग्जांपल है सोडियम ब्रोमाइड, AgBr को सनलाइट में रखते हैं तो एजी और ब्रोमीन में एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसमें आयरन नेल डिप कर देते हैं, कुछ देर में उसका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और आयरन जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन पे। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, one element replaces or is substituted for the other element from the reaction substances, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट या दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है HCl प्लस NaOH बन गया NaCl प्लस H2O। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि HCl एक एसिड होता है, NaOH एक बेस होता है, ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट बनता है। इसके लिए आपको वैलेंसी आनी चाहिए। ये सब आपने 9th 10th 11th अगर साइंस आपके का सब्जेक्ट है तो ये सब पक्का आपने पढ़ा होगा, एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है सबको। एक क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी देयर इन द फॉलोइंग केसेस। किस टाइप का रिएक्शन है? जो हम लोगों ने 4 टाइप का रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सबों में चारों में से ये कौन से टाइप का है ये बताना है आपको। पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये किस टाइप का है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बाइंड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। पहला जो रिएक्शन हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उसका एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन है एडिंग कॉपर टू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉपर को कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है? कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl प्लस कॉपर, तो क्या होगा? तो इसमें नो रिएक्शन होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसमें कॉपर लेस रिएक्टिव है सोडियम क्लोराइड सोडियम से, इसलिए नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। एडिंग ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक मेटल। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक मेटल में ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज आर रेस्पिरेशन। जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? इन चारों में से किस टाइप का? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? मेनली ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? तो ये कंबसन रिएक्शन इसको कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं,
कंबसन इसलिए क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन होता है हमारे बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इसे कंबसन रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी कुछ बातें थी। फिर अगला टॉपिक करते हैं हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ये बायोलॉजिकल साइंस का है। तो कुछ हम लोगों ने फिजिकल साइंस किया, उसके पहले बायोलॉजिकल साइंस किया, फिर से बायोलॉजिकल साइंस है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस हो गया ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसका वही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इसे रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट्स में भी होता है। एक क्वेश्चन है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होती है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल सेल्स में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में, मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है एरोबिक से कम होता है। तो ये डिफरेंसेस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं आर्टरीज और वेन्स, जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। हार्ट होता है जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, जो कि इस ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड फ्लो होता है। और आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें ब्लड फ्लो करते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है ब्लड का? एक तो ब्लड रेड कलर का होता है। रेड कलर का होने का मेन रीजन है कि उसमें आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि रेड कलर के होते हैं। हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड जो है रेड होने का मेन रीजन है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसका फंक्शन है ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और ये जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। इन दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं, आर्टरीज में और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। वेन्स थिन वॉल्ड होते हैं, आर्टरीज जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। वेन्स में ब्लड जो है लो प्रेशर में फ्लो करता है, आर्टरीज में ब्लड जो है हाई प्रेशर में फ्लो करता है। वेन्स में वॉल्व होते हैं, वॉल्व का फंक्शन है ब्लड को रिवर्ट बैक नहीं होने देना, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड होते हैं कम प्रेशर पे फ्लो करते हैं, इसलिए उनका रिवर्ट बैक होने का चांस होता है, इसलिए वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, इसलिए उसके रिवर्ट बैक होने का चांस नहीं होता है, इसलिए वॉल्व नहीं होते। आर्टरीज जो होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है तो वियर टीयर का चांसेस होता है। वेन्स थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि उसमें ब्लड लेस प्रेशर में फ्लो करता है। तो ये सारी बातें थी, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बारे में करते हैं।
मैं देख लेता हूं आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ये है, किनका है फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल सर साइंस? पल्लवी। श्वेता। बताना पल्लवी। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताना पल्लवी। किसमें सर? आर्टरीज और वेन्स में धमनी और शिरा तीन में डिफरेंस अंतर बता। बताओ। धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में डिफरेंस बताओ। धमनी और शिवा। शिरा शिरा। आर्टरीज और वेन्स। अच्छा सर, पहली बात की आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, हम बीच में टोके नहीं, नोट डाउन भी नहीं किए, मुझे वीडियो फिर से देखना होगा। अच्छा जी, कोई बात ये तो नहीं। आपने और बीएससी में पढ़ा होगा, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। सर बीएससी